नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान आप देख रहे हैं और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। जो जो लोकसभा चुनाव की दस्तक होने लगी है त्यों त्यों केंद्र में मोदी सरकार अपनी चुनावी तैयारियों को और पुख्ता करती जा रही है। पिछला साल खत्म होते होते बीजेपी ने उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और उसके जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला। तो इस साल बिहार जैसे बड़े राज्य में नीतीश कुमार को साथ मिलाकर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। अब शुक्रवार को एक साथ 3 हस्तियों को, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि विज्ञानी और सुधारक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उत्तर से दक्षिण तक भारत की चुनावी तैयारियां अपनी मजबूत कर ली हैं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की। केंद्र के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को सर्वोच्च सम्मान देने के खास सियासी मायने हैं। चरण सिंह कांग्रेस के धुर विरोधी और किसानों के पुरोधा नेता रहे, जाटों के भी नेता रहे। उन्हें भारत रत्न के जरिए कांग्रेस और उसके गठबंधन को कमजोर करते हुए बड़े पैमाने पर किसान और जाटों को बीजेपी ने साधा है। देश में जाटों की आबादी करीब 8 करोड़ है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक प्रभावी भूमिका में रहते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 30 से 40 सीटों पर जाट असरदार है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहे। आजकल हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी जाट आधारित राजनीति कर रही है। शेखावटी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जाटों का यहां अच्छा होल्ड है। अब बीजेपी लगातार वहां पर सेंध मारकर राजस्थान में अजय बनना चाहती है। यही वजह है कि जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे एक समय में जब गहलोत सरकार थी, और चुनाव में कांग्रेस से आए जाटों को टिकट भी दिया गया। और अब चौधरी चरण सिंह को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भारत रत्न देकर लोकसभा की राजस्थान में भी 25 सीटों की हैट्रिक की दिशा में एक बड़ा प्रयोग किया गया है। तो क्या मंजिल ये कदम बीजेपी को दिला पाएगा वो 25 सीटों की हैट्रिक की? इसी पर हम मंथन करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू होंगे, जाट नेता यशपाल मलिक होंगे और कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत जानू साहब, मलिक जी आपका भी स्वागत और पौरुष आपका भी बहुत स्वागत। कृष्ण कुमार जी, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। 20% औसतन जाट विधायक चुनकर आते हैं राजस्थान में। शेखावटी गढ़ है इस जाति का, पश्चिमी राजस्थान में भी खासा असर रहता है। कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे पौरुष भारद्वाज की पार्टी के। 12% से ज्यादा जाट है कहा जाता है राजस्थान में। और शुक्रवार को जब गांव चलो अभियान का आगाज हुआ तो सीएम भजनलाल शर्मा नागौर पहुंचे, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा सीकर पहुंचे और फिर उसी दिन शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की खबर आ जाती है। यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में आपने जाटों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। क्या कहेंगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी रणनीति और नीति जनता को अच्छी लगे वो बनाकर काम करती है। इसे जाति के चश्मे से मीडिया प्रस्तुत करे, भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने तो अभी भारत रत्न जो है वो बिहार में भी दिया है कर्पूरी ठाकुर को, और पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया है, और स्वामीनाथन को भी दिया है। और चरण सिंह जी के भारत रत्न को जाट के चश्मे से देखना कहीं न कहीं उचित नहीं है। हाँ, उसमें हो सकता है राजनीति की दृष्टिकोण से देखने वाले उसका विश्लेषण इस प्रकार से करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के निर्माण में जिन जिन नेताओं ने योगदान किया उनको उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव के भारत रत्न पर चुप्पी धारण की और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर प्रशंसा की। यह कांग्रेस की आंतरिक कुंठा और कहीं न कहीं अंतर विरोध की अभिव्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, भाजपा पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक गंभीरता से लड़ती है, पूरी रणनीति, पूरी ताकत, पूरी योग्यता का परिचय देती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसी शिद्दत से हम चुनाव लड़ेंगे। जानू साहब, गंभीरता और आपकी इलेक्शन मशीनरी पर सवाल नहीं है, उसकी तो काफी विश्लेषक भी मुरीद नजर आते हैं कि आप हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, आपने जो उठाया कि मीडिया इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहा है, जाति के चश्मे से देख रहा है। पिछले 10 साल से अब आपकी सरकार है, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, आखिरी सत्र है दूसरी जो आपकी सरकार है मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का, उससे ठीक पहले लोकसभा चल रही है, संसद चल रही है और आपने ऐलान किया है। क्या सिर्फ संयोग माना जाए
क्यों नहीं इसका विश्लेषण होगा फिर, जब आप, क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार थी, आप चाहते 2014 से और 2021-22 तक कभी भी दे सकते थे। 2024 लोकसभा चुनाव से एन पहले आपने उत्तर से दक्षिण को साधने के लिए इन पुरस्कारों के, इन सर्वोच्च सम्मानों के नामों का ऐलान किया है। तो निश्चित रूप से भारत में सियासत से परे तो कुछ है नहीं। आप खुद कह रहे हैं हम तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्शन की तैयारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने खुद ही मान लिया कि इलेक्शन के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से इसे राजनीति के चश्मे से आप देखें, प्रस्तुत करें, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है 2014 में क्यों नहीं दिया, 2024 में आकर के क्यों दिया, निश्चित बात है हमने अब तक जितने भारत रत्न दिए हैं उनकी सरदार पटेल को कांग्रेस ने नहीं दिया, हमने दिया। अंबेडकर जी को कांग्रेस ने नहीं दिया, हमने दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को हमने दिया, चरण सिंह जी को हमने दिया, पीवी नरसिम्हा राव को हमने दिया, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति और बंगाल के नेता को भी हमने दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका नंबर कब आया कि चर्चा, चुनाव तो हर 6 महीने बाद देश में कहीं कहीं होता रहता है, उसे चुनाव के एंगल से नहीं, उनके योगदान और भूमिका के एंगल से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। यही सवाल है, यही सही सवाल है कृष्ण जी। कृष्ण जी यही सवाल है, क्या चौधरी चरण सिंह का योगदान, क्या चौधरी चरण सिंह का योगदान 2014 में कम था, 2024 में ज्यादा है? उस सवाल का आप जवाब अब दे दीजिए जरा। आपने कहा कि उनके योगदान के हिसाब से दिया जाता है। निश्चित रूप से जो भी भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च सम्मान है, और किसान नेताओं के पुरोधा रहे, जाटों के पुरोधा रहे, कांग्रेस के धुर विरोधी थे, एक बात किसी से छिपी नहीं है। चौधरी चरण सिंह की 5वें प्रधानमंत्री थे। आप कह रहे हैं कि योगदान देखकर दिया जाता है, 2014 में भी वही योगदान था चौधरी चरण सिंह का। निश्चित रूप से सवाल बहुत जायज है कि हमें 2014 में जो करना चाहिए था हमने 24 में किया है, पर जनता जिस बात के लिए अभी बधाई दे रही है उसे राजनीति की चर्चा में घसीटकर उसके योगदान को राजनीतिक योगदान तक सीमित नहीं किया जाए। उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो योगदान था, देश के प्रशासनिक सिस्टम में उनका जो योगदान था, उसकी अभिशंसा की जानी चाहिए। भाजपा को उसका लाभ मिलता है, ये चर्चा भी होगी। ठीक है, ठीक है, आपने मान ही लिया कि भाजपा को लाभ मिलता है और राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज भी मौजूद है, यशपाल मलिक भी है। पौरुष का रुख करेंगे, पहले यशपाल जी आपके पास भी आएंगे। पौरुष, एक बड़ा सेटबैक है आपके लिए, तो पहले महाराष्ट्र आपसे, आपके गठबंधन के पास से गया, फिर बिहार अब चला गया है, अब शुक्रवार को भारत रत्न, 5 भारत रत्न ऐतिहासिक रूप से इस साल दे दिए गए अब तक, और उसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव तो आप ही से जुड़ाव रहा, आपकी पार्टी से। दक्षिण तक संदेश दे दिया, उत्तर भारत से दक्षिण तक, और आपके इंडिया गठबंधन की तो एक तरह से कहें कि बीजेपी लगातार उसको कमजोर करते हुए दिखाई पड़ रही है। बैकफुट पर धकेले जा रहे हैं आप लगातार। देखिए मनीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ये, पहले तो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने की कोशिश की, उसके बाद ये लोग धर्म के ऊपर आए। हमने जैसा कि देखा कि राम मंदिर वाला मसला था और सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया श्री शंकराचार्य जी की जिस प्रकार अवहेलना की गई और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा उनको ट्रोल किया गया, अब जो है नंबर आ गया इनकी राजनीति के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान का। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अब तक जो है नियमों में है नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु जहां तक मुझे जानकारी है कि 1 वर्ष में आप 3 से ज्यादा भारत रत्न जो है वो घोषित नहीं कर सकते। नहीं, पहले भी दिए गए। अगर मैं करेक्ट हूं, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं ठीक हूं, तो 1999 के आसपास 4 भी भारत रत्न दिए गए हैं पहले। इस बार सबसे ज्यादा दिए गए हैं, 5 भारत रत्न दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये बात आप मैं कहना चाहूंगा कि देखिए चुनावी वर्ष है और उसमें जिस प्रकार से दिए गए, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम एक ना सिर्फ एक राजनीतिक सर्वोच्च पदाधिकारी के तौर पे, परंतु एक इंसान के अंदर का जो जमीर होता है, एक आत्मा होती है, तो वो भी जिसका जब सम्मान करती है तब हम उसको जाकर के भारत रत्न के लिए रिकमेंड करते हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी का इन्होंने नाम घोषित किया, क्या कर्पूरी ठाकुर जी के समाजवाद से इन्होंने कोई शिक्षा ली? इन्होंने बाद चौधरी चरण सिंह जी को ये लोग बड़े कह रहे हैं कि साहब हमने इनको सम्मान देकर के बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसानों के वे नेता थे, आपने किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया? दिल्ली में सैकड़ों किसान आंदोलन में मारे गए। आपने आपकी सरकार का जो एनडीए जो मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उसके अंदर आप किसानों की जमीन छीनने के लिए आप भूमि अधिग्रहण का एक काला कानून लेकर के आए थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर संघर्ष करके उसको आपके ऊपर इतना दबाव बनाया कि आपको उसको कैंसिल करना पड़ा। सैकड़ों किसान आपके आंदोलन में मारे जाते हैं। आप किसानों की एमएसपी पर आप कुछ नहीं करते, आप किसानों की कर्ज माफी पर कुछ नहीं करते, आप किसानों को सस्ती दर पे ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में आप कुछ नहीं करते, और सिर्फ आप एक
एक सिंबॉलिक तौर पर आप चौधरी चरण सिंह जी को जो है पुरस्कार देकर के देश के किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देखिए, नरसिंह राव जी की बात करना चाहूंगा मैं। ये नरसिंह राव जी थे कि जिन्होंने जब डंकल प्रस्ताव को जब मंजूरी दी थी, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और इनके जो अग्रिम संगठन थे, उन्होंने पूरे देश भर में घर घर जाकर के पर्चे बंटवाए थे उसके खिलाफ कि साहब देश नहीं, पौरुष नरसिम्हा राव की बात नहीं करे तो बेहतर। ये फिर बात खुलेगी तो बड़ा दूर तलक जाएगी। वो कहते हैं नरसिम्हा राव को लेकर तो आपकी पार्टी बहुत घिरी रही है, वो तो उल्टे आप पर सवाल रहे हैं। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपकी सरकारें भी रही, इन्होंने नरसिम्हा राव को उनका उचित स्थान दिया और उनका सम्मान दिया, बीजेपी ने कम से कम। नहीं, देखिए मनीष जी, अच्छा आप एक बात बताइए पौरुष, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न देना, सर्वोच्च सम्मान देना, आपका कहना है कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह से कोई सीख नहीं ली। हालांकि एक जमाने में जनसंघ के समर्थन से सरकार में थे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके दुर्विरोधी रहे, क्या आपका विरोध सिर्फ इसीलिए है, आप स्वागत नहीं करते हैं? नहीं मनीष जी, देखिए हमारी बातों को दूसरे तरीके से जो है इसका भावार्थ लिया जा रहा है। हमारा विरोध, आप ही ने अभी कहा, मैं तो आप ही की बात दोहरा रहा हूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को जिनको भारत रत्न दिया, भारत रत्न इनको देने का विरोध नहीं है हमारा। भारतीय जनता पार्टी की इनको भारत रत्न देने के पीछे क्या मंशा रही, उस चीज का मंशा का विरोध है, इनको देने का विरोध नहीं है। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एमएस स्वामीनाथन जी को इन्होंने दिया। एमएस स्वामीनाथन जी की कमेटी की सिफारिश की रिपोर्टें अभी भी पड़ी हुई है। भारत रत्न देने के साथ साथ आपने जिन जिन लोगों को भारत रत्न दिया, इन लोगों के जो इनका जीवन जिस कार्य के लिए समर्पित रहा, यदि आप उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक बड़ा कड़ा फैसला करके जनता को, किसानों को यदि आप राहत देते, तो मैं समझ रहा हूं कि भारत रत्न देना और भी ज्यादा सार्थक होता है। और आप पे यह आरोप नहीं लगता कि आपसे चुनावी फायदे के लिए आप जो है वो राजनीति करते हैं। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई कृष्ण कुमार जी कह रहे थे बार बार इस बात को कि साहब हम तो कोई राजनीति नहीं करेंगे इस मामले पे। तो क्या बीजेपी इस बात का आज आपके चैनल पे वादा करके जा रही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे मीडिया पे, चाहे बाहर राजनीतिक मंचों पे, इस बात का कहीं प्रयोग नहीं करेगा कि नहीं? अब तो ये जनता को पता है, हर आदमी को पता है, हर जाति के उनको पता है। मैं तो इनसे कह रहा हूं, मैं तो इसमें कोई बात छिपी है क्या? और अगर पौरुष अगर सरकार, देखिए एक मिनट, अगर सरकार कोई फैसला ले रही है और किसी तरह का कदम उठा रही है और कोई फैसला लिया जा रहा है, तो उसका हक है पूरी तरह से जनता तक उसकी बात पहुंचाना। एक जमाने में आप ही कहते थे, आपकी यूपी सरकार के हार पर आप कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, कि हम हमारी बात और हमारे जो फैसले थे वो जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए। तो इसमें क्या गुरेज अगर वो पहुंचा रहे हैं तो? देखिए मनीष जी, जो भारतीय स्वागत आप भी कर रहे हैं। आपने कहा कि तीनों नामों को, 5 नाम कर्पूरी ठाकुर को मिला, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिला, 5 नामों में आपको आपत्ति है क्या किसी को भारत रत्न मिलने पर? नहीं, देखिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। नहीं, आपको आपत्ति है किसी नाम पर? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है मनीष जी, आपत्ति चुनावी वर्ष में देने पे है और इस मामले में राजनीति करने पे आपत्ति है हमारी। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, इसके लिए कोई संहिता तो तय है नहीं ना, इसके लिए कोई कंडक्ट तैयार नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री नॉर्म्स नहीं है, किसी तरह से कोई कानून नहीं है कि किस वक्त दिया जाए और किस वक्त नहीं दिया जाए। मनीष जी, देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, उसमें जो है एक नैतिकता शब्द होता है। तो नैतिकता शब्द का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज कानून में नहीं लिखी हुई उसको आप हर उस काम को करोगे, या फिर आपको कानून में लिखी हुई है उसको आप यदि करोगे तो ही दोषी कहलाओगे। कुछ चीजें जो होती है वो एक जमीर की चीज होती है। और पौरुष अगर 2012-13 का दौर याद करेंगे, जिस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, तो कोल घोटाला, 2G घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, वो उस वक्त नैतिकता के तकाजे पर नहीं हो रहे थे, वो उस वक्त नैतिकता थी, भ्रष्टाचार करना नैतिकता थी। इतने बड़े देश के घोटाले उजागर हुए कांग्रेस के कार्यकाल में। आप कह रहे हैं कि नैतिकता होनी चाहिए, कांग्रेस तो कम से कम ना ही बोले, क्योंकि सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार गिराने के आरोप आपकी पार्टी पर। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी के दौर में आपातकाल, नैतिकता थी। भ्रष्टाचार के घोटाले, 2G कोल घोटाला, मैं आपको कॉमनवेल्थ घोटाला, वो नैतिकता थी आपकी। मनीष जी,
मनीष जी, मैं बिल्कुल आपके ये प्रश्न उठाने के लिए ही आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 2G स्कैम का और कोल स्कैम का और जो आपने दूसरे जो अन्य कथित घोटालों की बात की। आप देखिए, मैं आपको इस बात को वापस नहीं, आपने नैतिकता का जिक्र किया कि ये नैतिकता नहीं है बीजेपी को। बिल्कुल नहीं, ये नैतिकता कांग्रेस कितनी नैतिक है जरा वो बता दीजिए, जनता जानती है। कांग्रेस इतनी नैतिक है कि कांग्रेस के टाइम में देश के न्यायालय स्वयं प्रेरित संज्ञान लेते थे। कांग्रेस के टाइम में पूरे देश की मीडिया कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खुल करके कोई भी बात होती थी उसको दिखाती थी। आज आप देश की मीडिया की क्या स्थिति है मनीष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके चैनल के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया के लिए कह रहा हूं। आज आप लोगों के पास क्या आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो आप लोगों नहीं, को मैं तय करना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ मंच पर रोज मैं एक डिबेट करता हूँ पौरुष, हम उतने ही सवाल सरकार से पूछते हैं जितने विपक्ष से पूछते हैं। आप हमारी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना मनीष जी। नहीं, मुझे सुनाइए आप, मुझे उससे गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी से भी अगर सवाल बनता है। आपने मेरा पहला सवाल ही बीजेपी से था। आपने अगर गौर किया तो मेरा पहला सवाल कृष्ण कुमार जानू से था, उस पॉलिटिक्स को लेकर जिस पर आप कर रहे हैं। बल्कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, कांग्रेस को करना चाहिए था, वो उसमें विफल रही है। तभी हर चुनाव दर चुनाव आपकी हार हो रही है। इंडिया गठबंधन आप बनाने निकले थे तो उसमें टूट फूट हो चुकी है पूरी तरह से। आपके साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं। आपके लोग आपको कह रहे हैं, आपके नेता के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए, कि जब इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए था वो यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल आप पर बहुत, आपको खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। आपके पास लौटेंगे, यशपाल मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। यशपाल जी का रुख कर लेते हैं। यशपाल जी, किसानों और जाटों के पुरोधा रहे चौधरी चरण सिंह, सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अब तो किसी तरह से किसानों या जाटों के बड़े वर्ग को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए बीजेपी से। मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो जो चौधरी चरण सिंह थे वो किसान मजदूर जी के नेता थे, जाट परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जाट होने के नाते उनकी बार बार टांग भी खींची गई राजनीति में, और उन्होंने आजीवन किसानों के लिए। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा यशपाल जी। जाट समाज के जी को खुशी हुई इससे, बिल्कुल निश्चित, क्योंकि वे हमारे पूर्वज थे, हमारे परिवारों में जन्म लिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से समाज खुश होना। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी जाट समाज को 26 मार्च 2015 को दी थी कि देश के सभी जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, अभी आप अपने टीवी पर दिखाते हैं भरतपुर धौलपुर में 20 दिन से लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ये नाराजगी, तो क्या ये उत्तर प्रदेश का जाट इसी चीज की बात हो रहा है, दिल्ली का जाट, हरियाणा का जाट, पंजाब का जाट और राजस्थान के 2 जिलों का जाट, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का जाट, जम्मू कश्मीर में अभी ओबीसी में आरक्षण दिया स्टेट लेवल पे, कई मुद्दे हैं। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, निश्चित रूप से जाट समाज इसलिए प्रसन्न है कि उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, जाति से ऊपर उठ के उन्होंने जो काम किसान के, मजदूर के, पूरे देश में 77 की जो सत्ता परिवर्तन संभव हो पाया, उसमें चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान था। और 87 में उनके जाने के बाद 89 में जो सत्ता परिवर्तन उत्तर भारत में हुआ, जिसमें बीजेपी शामिल थी, 92 में जो यहाँ राम मंदिर की लहर में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसमें भी जाट समाज ने इनका पूरा योगदान दिया। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जाट समाज का बीजेपी का संबंध बनना कब से शुरू हुआ, आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। जब वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी तो वाजपेयी जी के मात्र 12 MP थे राजस्थान से, और वाजपेयी जी ने सीकर में आके कहा कि आप मुझे एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर परमानेंट बैठाओ और मैं आपको आरक्षण दूंगा। और 21 MP हो गए एक ही झटके में, 12 से 21, एक वोट से सरकार गिरी थी। नहीं, लेकिन वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया। भरतपुर धौलपुर को अगर छोड़ दें तो वाजपेयी की सरकार में राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिया गया था मलिक साहब। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बीजेपी से ये उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी उन गारंटी को पूरी करे, लेकिन इसके लिए हम निश्चित रूप से धन्यवाद अदा करते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है आज की तारीख में,
इन्होंने जिस बातों को गंभीरता से इनको कहना चाहिए, चौधरी चरण सिंह के साथ, चौधरी चरण सिंह ने 67 तक इन्हीं के साथ काम किया। वो किसानों के मुद्दे पे इनको छोड़ के गए थे। जी। बहुत से मुद्दे ऐसे थे जो किसानों के हल नहीं हो रहे थे, कांग्रेस क्यों छोड़ी उन्होंने? उसके बाद ही दुर्विरोधी बने निश्चित रूप कांग्रेस से। की नीति भी पूंजीवाद की नीति थी उस जमाने में, और पूंजीवाद से हटने के लिए हालांकि उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से उन्हें देश का प्रधानमंत्री भी बनाया गया, लेकिन मेरा यह कहना है कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा जीवन भर किसान और मजदूर के लिए भी बहुत काम किया, क्योंकि 80 से पहले किसान और मजदूर एक ही जगह वोट करता था और सारी खेती व्यवस्था में हिस्सेदारी प्रथा होती थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह के कामों को अगर भाजपा अपना ले, एमएसपी देते भाई, वो तो इंडिविजुअल गया। उन्होंने जो काम किया, ये तो मोदी जी भी मानते हैं कि स्वामीनाथन। जी 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 मलिक साहब, दो बड़े सवाल आपकी बातों से निकल कर आए, वो वापस रुख करेंगे कृष्ण कुमार जानू का। जानू साहब, दो बड़े सवाल उभर कर आते हैं फिलहाल इस पूरी बहस के दौरान। स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, निश्चित रूप से हरित क्रांति के जनक रहे और एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए भारत को अन्न के लिए आत्मनिर्भर बनाने को लेकर। लेकिन दो तस्वीरें, ये आप तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं इस वक्त पे एनडीटीवी की स्क्रीन पर, धौलपुर भरतपुर में जाट लगातार केंद्र में अपने शैक्षणिक संस्थानों नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलनरत हैं। उनको आप बार बार वादा करते रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, और अब तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया गया है। एक तरफ जाट के बड़े पुरोधा नेता को आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन वहीं उसी राजस्थान में भी भरतपुर धौलपुर की इस तस्वीरें भी आपके सामने। दूसरा सवाल वहीं पर स्वामीनाथन को लेकर आता है। उन्हीं की रिपोर्ट में एमएसपी की बात की गई थी और वही एक बड़ा कंटेंशियस इशू रहा, बड़ा विवादास्पद। आपकी सरकार में लगातार किसान का आप कानून भी लेकर आए, उन्हें काला कानून बताया किसानों ने और एमएसपी को लेकर, और फिर धरना प्रदर्शन हुआ और फिर लंबा चला, पूरे देश ने देखा। लेकिन वो अभी भी हटा नहीं है, वो जो दर्द है किसानों का एमएसपी को लेकर, वो खत्म हुआ नहीं है। उसकी गारंटी, जो एमएसपी की गारंटी मांगी गई थी किसान नेताओं द्वारा, वो अभी भी नहीं मिली है उनको। इन दोनों सवालों के बीजेपी के पास क्या जवाब है? देखिए, आरक्षण का जहां विषय आता है, भरतपुर और धौलपुर के जाट जो हैं, जब सामान्य रूप से आरक्षण दिया जा रहा था तब इनको चाहिए नहीं था, और बाद में जब फैसला हो गया इनको छोड़ करके, और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भरतपुर धौलपुर के जाट उस समय जब अटल जी के शासनकाल में बाकी राजस्थान के लोगों को आरक्षण दिया गया, तो ये खुद को राजघरानों से जुड़ा मानकर औरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहे, और बाद में जब कहानी का पटाक्षेप हो गया तो अब वो आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भाई हैं, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण हमारे देश में सामाजिक स्थिति परिस्थिति के आधार पर दिया जाता है, जाति के आधार पर नहीं दिया जाता। और वहां के जाटों की जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति थी वो राजघरानों से जुड़ी थी, उसकी जो है परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब उन्हें आंदोलन करके ये सारी बातें लेने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। अरे भाई, आप ही की सरकार में 2017 में वसुंधरा राजे ने कहा था, और फिर जो है उसके बाद जो गहलोत सरकार आई, उन्होंने भी इसको हरी झंडी दिखाई। उस जमाने में जब अटल जी ने अपनी सरकार में 99 में दिया तो अशोक गहलोत ने फौरन लागू कर दिया था राजस्थान में। देखो, आरक्षण का जो कमीशन है वो जो निर्णय करता है, उसके लिए किसी नेता की हरी झंडी नहीं, कानूनी और सामाजिक परिस्थिति के हाँ, सरकार में थे, आप ही की मुख्यमंत्री थी, आप ही की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने राह खोली थी, लेकिन केंद्र में फिर भी अब तक रोड़ा अटका हुआ है। और हमारी सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय भरतपुर धौलपुर के जाटों ने जो शपथ पत्र दिए थे वो खुद को उससे अलग रखने के थे, और उसी के कारण ये परिस्थितियां बनी है। पिछले 10 साल से तो आप केंद्र में हैं। आंदोलन के माध्यम से हो या सुनवाई के माध्यम से हो, सरकार तब भी हमारी थी, अब भी हमारी थी। हाँ। अब उनकी बात सुनकर के समाधान की दिशा में कदम उठाया जाएगा, इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, उनका ये आरोप है कि उनसे बात ही नहीं कर रहा है कोई सरकार से। करीब महीने भर से वहां बैठे हैं जानू साहब, वो महीने भर से वहां पर हैं। और एमएसपी जो है, इस किसान के मुद्दे पर जो 3 कानून आए थे, जिन्हें कांग्रेस ने और नादान किसानों ने काला कानून बताकर वापस कराया था, सरकार ने वापस कर लिया, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को राजनीति का शिकार किसने बनाया? मोदी विरोधी राजनीतिक दलों ने किसान हितैषी कानूनों को किसान विरोधी कानून बताया। मोदी विरोधी नेताओं ने वक्तव्य जारी करके कहा, हमने कानून और कानून से मिलने वाली मदद मांगी नहीं, आप हमें क्यों करना चाहते हैं? पूरे 1 साल की जद्दोजहद, समझाइश और इंतजार के बाद
मोदी सरकार ने ये माफी मांगते हुए कि शायद हमारे प्रयास में कमी रही, शायद हम हमारी बात किसान को समझा नहीं पाए और इसलिए कानून तो ये प्रयास कब पूरा होगा कृष्ण जी, ये प्रयास कब पूरा होगा? एमएसपी की गारंटी वाला प्रयास कब पूरा होगा? जी समय कम है, संक्षिप्त में कब पूरा होगा फिर एमएसपी की गारंटी का कानून जो स्वामीनाथन के दौर से सुझाया जाता रहा? शायद कृष्ण कुमार जी को आवाज नहीं जा रही। पौरुष, आखिर में आपसे संक्षिप्त में 20 सेकंड में जानना चाहेंगे, जाट नेता यशपाल मलिक कह रहे थे कांग्रेस की हालत तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी, आपने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं और अब जब बीजेपी कर रही है तो आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। संक्षिप्त में। मलिक साहब के कुछ समझने में दिक्कत हो गई। मलिक साहब ने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं। मैंने ये चीज कही थी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी चौधरी चरण सिंह जी सहित सबको जो है भारत देने का स्वागत करती है, परंतु हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है वो उसकी टाइम का और उसी मंशा को लेकर के। देखिए, दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि मलिक साहब ने यह बात भी कही कि साहब कांग्रेस ने जो है वो पूंजीवाद का साथ दिया, तो क्या सभी जो प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन करना क्या पूंजीवादी व्यवस्था थी? चौधरी चरण सिंह जी जो पीएम बने वो कांग्रेस के सपोर्ट से बने। और दूसरी बात देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं, चुनावी वर्ष में ये क्यों किया गया? चुनावी वर्ष में क्या चर्चा होनी चाहिए थी? चुनावी वर्ष में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब वादा किया था कि साहब मैं ना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। आज बात भारत रत्न पर हो रही थी, आप वो बड़े मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा लगातार करते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका, क्योंकि आप उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे ढंग से। कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और यशपाल मलिक आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।